हेलो एवरीवन, जैसे कि आज हम लोग को देखना है क्या इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। मैक्सिमम जो टॉपिक है वी हैव डन। अभी तक जितना भी था थियोरेटिकल वाला पार्ट वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। दैट मीन्स हम लोगों ने कंप्यूटेशन सीख लिया, इंटरेस्ट का डिडक्शन कैसे मिलेगा वो हमने सीख लिया। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है, कंपोजिट रेंट क्या होता है, एरियर रेंट क्या होता है, अनरियलाइज रेंट क्या होता है। दीज ऑल टॉपिक्स वी हैव कवर्ड। अब हम लोग को इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो यानी कि दैट मीन्स कंप्यूटेशन करना है। तो इसके लिए हम लोग आने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन दिया है। मिस्टर विराट owns a house property the particular of which are given below। फेयर रेंट सबका दे रखा है क्लियरली। फेयर रेंट कितना है 1,90,000। म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 2 लाख। और स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,75,000। एंड देन एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखा है 16,000 पर मंथ। एंड म्युनिसिपल टैक्सेस दे रखा है 69,000 विच इंक्लूड्स एरियर टैक्स for the previous year 2020-21 and 21-22 amounted to rupees 33,000। That means 69,000 वाले 69,000 जो म्युनिसिपल टैक्स है उसमें 33,000 पिछले 2 सालों का है। समझ रहे? तो म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना किया है 69,000। तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, मैंने पहले ही बता दिया है कि इससे कोई मतलब नहीं है। डज नॉट मीन कि आप कब का टैक्स दे रहे हो। आप जितने भी समय जितना भी आप म्युनिसिपल टैक्स पे करोगे आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, चाहे वो किसी भी साल का क्यों ना हो। क्लियर? म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है। जिस साल पेमेंट करोगे डिडक्शन मिलेगा, जिस साल नहीं करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगा। यानी 20-21 में नहीं किए थे पेमेंट तो नहीं डिडक्शन मिला, 21-22 में नहीं पेमेंट किए नहीं डिडक्शन मिला, अभी जाके पे कर रहे हो तो अभी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। यानी पूरा आप डिडक्शन कितने का क्लेम करने वाले हो 69,000 का। तो चलिए देखते हैं इसको कंप्यूटेशन को कैसे करते हैं। वी आर यूजिंग फॉर एक्सेल, एक्सेल यूज करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मेट बनाने वाले, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। सो कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब यहां पे यूज करने वाले हम लोग क्या थे, आउटसाइड बॉर्डर का। ये हो जाएगा किसका कॉलम, अमाउंट का। सबसे पहले हमें निकालना है जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए साइड में हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं। हालांकि बहुत इजी है। सबसे पहले होता है म्युनिसिपल वैल्यू, सही है ना, और होता है फेयर रेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में पहले कंपैरिजन करेंगे। तो म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है 2 लाख और फेयर रेंट कितना है 1,90,000। तो देखेंगे इन दोनों में से कौन ज्यादा है, क्यों, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा ये ना देखना है। तो दोनों में से कौन अधिक होगा, इक्वल टू मैक्स फंक्शन लगा लेते हैं, सिंपल सा एक्सेल में फंक्शन होता है, सही है। इन दोनों में से कौन हायर है 2 लाख। अब इसको कंपेयर करेंगे किससे, स्टैंडर्ड रेंट से। तो अब जो देखिए स्टैंडर्ड रेंट कितना है 1,75,000। अब आपको पता है इन दोनों में कंपैरिजन करना होता है, जो दोनों में से क्या हो लोअर हो। जो लोअर होता है उसी को क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड रेंट भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा फंक्शन लग जाएगा, मिन फंक्शन लग जाएगा। तो कितना आया 1,75,000, ये क्या हो गया एक्सपेक्टेड रेंट। अब इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से। तो एक्चुअल रेंट देखिए कितना है 16,000 पर मंथ है। कहीं बोला है कोई सी मंथ खाली रहा मकान, वैकेंसी वैकेंसी तो नहीं ना बोला है। तो मानेंगे कि पूरे 12 महीना उठा। तो 16,000 पूरे 12 महीने अगर वसूल हुआ तो कितना आया 1,92,000।
यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है तो कुछ सोचना नहीं है, सीधे जीएवी कितना हो जाएगा। सो यहाँ पे जीएवी निकालिए, तो जीएवी निकालिएगा क्या, जो दोनों में से क्या होगा, अधिक होगा, दैट मीन्स मैक्स। तो फाइनली आपका जीएवी कितना आया, 1,92,000। क्लियर। तो पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में कंपैरिजन करेंगे, जो दोनों में से हायर आएगा, फिर इसको कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, जो दोनों में से क्या होगा, कम होगा, है ना। फिर इसको कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से, विच एवर इज हायर, जो दोनों में से अधिक होगा, वही आपका क्या हो जाएगा, जीएबी। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान रहे, हम लोग को क्या लिखना है, यहाँ पे ग्रॉस एनुअल वैल्यू। शुरुआत होगी कंपुटेशन की किससे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। तो चलिए देखते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू देखिए आ जाएगा यहाँ पे क्या, 1,92,000। तो ये ग्रॉस एनुअल वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसमें लेस करेंगे क्या, म्युनिसिपल टैक्स। तो इसमें देखिए म्युनिसिपल टैक्स हमें लेस करना है। म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया है, दैट इज एज पर क्वेश्चन कितना है, 69,000। अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 69,000, आ जाएगा कितना, 1,23,000। ये क्या हो गया, ये आ गया आपका नेट एनुअल वैल्यू। सही है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितना, 1,92,000। इसमें आपने म्युनिसिपल टैक्स का रिडक्शन ले लिया, आपका आ गया नेट एनुअल वैल्यू। अगर क्वेश्चन में नेट वैल्यू पूछता तो हम ये निकालते, लेकिन इसके आगे भी करना है लेस। अब हमें देना है डिडक्शन। आपको पता है सैलरी, इसमें हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24। सही है। इसमें सबसे पहले डिडक्शन देंगे 24A का। तो 24A में कौन सा डिडक्शन मिलेगा, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो भी कितना होता है, जो कि होता है 30% ऑफ एनएवी। एनएवी का 30% हम लोग लेस करने वाले हैं। तो आपको पता है ये एनएवी है 1,23,000। इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब सॉरी 30% सीधा सीधा निकाल लीजिए, कितना आया, 36,900। इसका रिडक्शन मिल जाएगा। अब एक और रिडक्शन मिलता है, आपको पता है 24B में। ये जो रिडक्शन होता है वो किसका होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कुछ है क्या, कुछ नहीं है, सो नथिंग। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल के क्वेश्चन में दिया था कुछ इंटरेस्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, दैट मीन्स कोई इंटरेस्ट, कोई लोन नहीं लिया गया है, तो यहाँ कुछ नहीं रखिए। अब फाइनली कितना आएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इसमें से, है ना। एक मिनट, ये इतना लाइन फालतू का है, इसको डिलीट कर दिया जाए। ये क्या, अच्छा अच्छा, नीचे ये भी लगा हुआ है, ठीक ठीक ठीक, नहीं डिलीट कर सकते हैं। अब क्या, यहाँ पे सीधे सीधे यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे हम लोग। इस 1,23,000 में से माइनस हो जाएगा सम ऑफ ये दोनों। हालांकि इंटरेस्ट कुछ है नहीं, अगर होता तो वो भी क्या हो जाता, लेस हो जाता। तो 86,100 ये क्या है, यही आपका है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें किसी कोई दिक्कत, तो ये कंपुटेशन सबको समझ में आया कि नहीं है। तो बस इतना ही है सर। आपको बता दूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सबसे इजी टॉपिक है, लेकिन द फर्स्ट थिंग इज हमें जीवी निकालने आना चाहिए। यहाँ हमने जीवी निकाल लिया, जीवी निकालने के बाद फिर आपका कंपुटेशन बहुत ही इजी हो जाता है। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर रोहित ओन्स अ प्रॉपर्टी द पर्टिकुलर ऑफ विच आर एज गिवन बिलो। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू दिया है, फेयर रेंट दिया है, स्टैंडर्ड रेंट दिया है, एक्चुअल रेंट एग्रीड, कितना रेंट लेना है, 20,000 रुपए पर मंथ।
Calculate the income from house property for the assessment year 22-23 assuming that it remain vacant for a period of 1 month और 3 months. दो केस दे रखा है कि मान लो 1 महीना खाली रहेगा तो कैसे निकलेगा, 2 महीना खाली रहेगा तो कैसे. इस बार वैकेंसी का केस दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं. सेम फॉर्मेट वी नीड टू यूज, सेम फॉर्मेट हम लोग यूज करने जा रहे हैं. तो सेम फॉर्मेट हमने उतार लिया. फॉर्मेट सबको सेम रहेगा. हमें बस क्या करना है, इस बार हम लोग पहले केस कौन सा लेके चलेंगे, अगर 1 महीना वैकेंसी रहा तो केस कौन सा है. तो यहां पे हम लोग केस 1 लेके चल रहे हैं. केस 1 की वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी इज 1 मंथ. अगर 1 मंथ की वैकेंसी अगर रही यानी मकान खाली रहा कितने समय, 1 महीना. केस 1 सॉल्व करने वाले हैं अगर 1 महीना मकान खाली रहा. तो चलिए वर्किंग नोट करते हैं. वर्किंग नोट तो यही होगा सेम एज इट इज. तो बेटर विल बी कि इसको पूरे फॉर्मेट को क्या कर लिया जाए, कॉपी. चलिए सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे किसकी, इन दोनों को हटाते हैं. यहाँ पे लाते हैं म्युनिसिपल वैल्यू. बताइए म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है, 145 है ना, 145,000. और फेयर रेंट कितना है, 170. तो देखो आ गया विच एवर इज हायर. हायर वाली वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, फॉर्मूला लगा पड़ा है विच एवर इज हायर. अब स्टैंडर्ड रेंट तो ये नहीं है, स्टैंडर्ड रेंट कंपेयर करें. स्टैंडर्ड रेंट है 1,60,000. तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे 1,60,000. देखो इन दोनों में से कौन लोअर है, 1,60,000 वो भी आ गया. अब एक्चुअल रेंट हमें निकालना है. सो एक्चुअल रेंट है कितना. सो देखिए रेंट हम लोग ले रहे हैं 20,000 और 1 महीना खाली रहा है तो 11 महीना उठा. महीने का रेंट कितना है यहाँ दिया है तो क्वेश्चन में 20,000 और कह रहा है पहला 1 महीने की वैकेंसी लेके चलो. तो अगर 1 महीना वैकेंसी रहा तो कितने महीना उठा होगा, 11 महीना. तो कितना रेंट आया, सही है ना. क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से कम है, नहीं है. तो नॉर्मल सा रूल लगाओ विच एवर इज हायर 2,20,000 इज जीएवी. अब चलते हैं यहाँ पे. सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है जीएवी. क्या लिखना होता है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू. तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू कितनी आई है, सही है, उठा लो. अब देखिए म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स कितना पे किया गया, तो दिखा रहा है म्युनिसिपल टैक्स कुछ दिया नहीं है क्या आप लोगों के क्वेश्चन में. म्युनिसिपल टैक्स दिया है कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, होना चाहिए था. चलो अच्छा ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स नहीं दिया है तो वी कैन पुट हियर 0 और सीधे 2,20,000 में से माइनस कर लेंगे दिस वन. अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करेंगे. स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होगा, इस 2,20,000 का कितना परसेंट, 30%. कोई इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है, लोन वोन कुछ लिया था, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं है, देन 0. अब यहाँ पे देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आई कितनी. इस 2,20,000 में से माइनस हो जाएगा कितना, सिर्फ 66 ही लेस होगा, 0 है बाकी. तो आपका आया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना, 1,54,000. इसमें किसी कोई डाउट. अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड केस की. सेकेंड केस क्या है, तो चलिए देखिए सेकेंड केस क्या है. सेकेंड केस नंबर 2 क्या था, केस नंबर 2 है कि वैकेंसी कितने समय की होती, 3 मंथ्स की. तो क्या होता, यही क्वेश्चन है ना. केस 2 में क्या कह रहे हैं कि 3 महीने की वैकेंसी होती तब कैसे आप निकालते. तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू तो फेयर रेंट तो सेम है, विच एवर इज हायर. एक्सपेक्टेड रेंट तक सेम आएगा, फर्क कहाँ आएगा, एक्चुअल रेंट पे. अब इस बार कितना महीना खाली रहा, 3 महीना. तो कितना महीना उठा होगा, 9 मंथ्स. तो 9 मंथ्स पे एंटर करते हैं. अब देखो इस बार एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से अभी भी ज्यादा ही आ रहा है. कितना आ रहा है, ज्यादा. ऐसा करते हैं
पीरियड ऑफ वैकेंसी एक और बढ़ाते हैं क्वेश्चन में। पीरियड ऑफ वैकेंसी कितना करते हैं, 4 मंथ्स। अब करते हैं यहाँ पे, तो पीरियड ऑफ वैकेंसी अगर 4 मंथ्स है तो कितना महीना उठा होगा, 8 महीना। इस बार तो सेम आ रहा है यार, चलो 6 मंथ कर देते पीरियड ऑफ वैकेंसी। तो अगर 6 महीना खाली रहा तो कितना महीना उठा है, तो यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आ गया। और कारण क्या है, कारण सिर्फ एक ही है कि मकान क्या रहा, खाली रहा। कितना महीना, 6 महीना। तो 6 मंथ मकान क्या रहा, खाली रहा। तो अगर 6 मंथ मकान अगर खाली रहा तो सर जी जीएवी कितनी आएगी भाई, यहाँ पे एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम है ड्यू टू वैकेंसी। अगर वैकेंसी नहीं होता, पूरे 12 महीना उठा होता, तो क्या एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड से कम आता, नहीं। यहाँ पे साफ साफ रीजन है वैकेंसी। तो उस केस में जीएवी किसको माना जाता है, एक्चुअल रेंट ही क्या मान लिया जाता है, जीएवी मान लिया जाता है। अब आइए यहाँ पे सॉल्यूशन पे, बाकी तो सब कुछ सॉल्व हो ही गया। 1,20,000 जीएवी आया, कोई म्यूनिसिपल टैक्स है नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया कितना, 3,36,000। और फाइनली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई, तो यहाँ पे 84,000। और इस केस में कितना आ रहा था, अगर 1 महीने की वैकेंसी होगी तो इतने इनकम पे टैक्स देना होगा। अगर 6 मंथ वैकेंसी है तो इतने इनकम के ऊपर आपको टैक्स देना होगा। तो ये दो कंप्यूटेशन हमने सॉल्व कर दिया। नाउ दिस वन इज द नेक्स्ट। यहां दिया रजत ओन्स अ हाउस इन पुणे। रजत के पास मकान कहां पे, पुणे में। कंस्ट्रक्टेड ऑफ दिस हाउस was completed in 1998. 50% of the house was let out for residential purpose at a monthly rent of 14,000, but this portion remained vacant for 4th month. वो पोर्शन भी कितने महीना खाली रहा, मई से लेकर अगस्त तक, ठीक है, 4 महीना हो गया। नाउ नेक्स्ट, म्युनिसिपल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 45,000। अंशुल यूज, एक मिनट, अंशुल कहां से आ गया, ओके रजत है ना ओनर। तो रजत क्या कर रहा है, यूज 25% ऑफ द पोर्शन, सॉरी ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर हिज प्रैक्टिस एज अ कंपनी सेक्रेटरी। तो एक कंपनी सेक्रेटरी है, तो वो क्या कर रहा है, 25% यूज कर रहा है अपने ऑफिस के लिए। देन 25% यूज कर रहा है किसके लिए, अपने रेसिडेंशियल पर्पस के लिए। किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, ठीक। अदर एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर द प्रॉपर्टी आर एज फॉलो, ठीक। अब इसमें देखो दे रखा है क्या, म्युनिसिपल टैक्स पेड कितना है, 16,000। कह रहा म्युनिसिपल टैक्स करीबन 16,000 दिया। रिपेयर का कितना, 8,000 दिया मकान के रिपेयर का। इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड फॉर रेनोवेशन, रेनोवेशन के ऊपर इंटरेस्ट लोन लिया था, इंटरेस्ट दे रहा 50,000 रुपए। और इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है, मकान का इंश्योरेंस करा रखा है, उसका प्रीमियम देता है 2,500। फेज रिसीव फॉलोइंग अमाउंट, अपने एम्प्लॉयर से भी पाता है सैलरी इतना, हाउस रेंट अलाउंस इतना पाता है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इतना पाता है, प्रोफेशनल टैक्स उसकी सैलरी से डिडक्ट हो गया, यानी सैलरी इनकम भी दी हुई है। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ रजत। चलिए ठीक है, तो पहले हम लोग हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकाल लेंगे। हाउस प्रॉपर्टी इनकम निकालने से पहले आपको पहले इसके मकान का स्ट्रक्चर समझना होगा। मकान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से कि सपोज करिए ये उसका पूरा मकान है, ठीक है ना, दिस वन। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो हाफ पोर्शन है, दिस वन, हाफ पोर्शन वो क्या कर रखा है, हाफ पोर्शन उसने लेट आउट कर रखा है। ये पूरा पोर्शन क्या है उसका, ये लेट आउट पर्सन, लेट आउट पर्पस के लिए यूज किया हुआ, किराए पे दे दिया है। दिस वन इज लेट आउट, सही है ना। तो ये लेट आउट कर रखा है, किराए पे उठा रखा है। समझ में आया सब लोगों को। नेक्स्ट, 25% पोर्शन पे वो क्या करता है, 25% पोर्शन पे वो अपना ऑफिस चला रहा है,
यानी प्रोफेशन, अपने प्रोफेशन में यूज कर रहा है। तो आप लोगों ने शायद पढ़ा था कि अगर अपने प्रॉपर्टी को अपने प्रोफेशन या बिजनेस के लिए यूज करते हैं तो उसकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करेंगे। रेस्ट ऑफ द 25% पोर्शन वो क्या कर रहा है, वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है। ठीक है ना, तो ये सेल्फ ऑक्यूपाइड है ये पोर्शन। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो ये पूरा हिस्सेदारी है। लेट आउट कितना पोर्शन है जल्दी बताओ? 50% क्लियर हो गया। और प्रोफेशन में कितना यूज कर रहा है? 25% पोर्शन। और सेल्फ ऑक्यूपाइड कितना है? 25% पोर्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए। हमें किसका निकालना, इसका तो नहीं निकालना सर, दिस वन, इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट नहीं करने वाले। क्लियर है सबको? इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि अपने प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा हूं। सही है, निकलेगा लेट आउट का और सेल्फ ऑक्यूपाइड का 25% एंड दिस वन इज 50%। क्लियर? सो मैं क्या करता हूं, इसको एक ही कॉलम में कंपुटेशन में लगा देता हूं, फॉर्मेट तो सेम रहेगा। अब यहां पे जो हम लोग निकालेंगे, ये किसका, जो लेट आउट है, लेट आउट कितना है? 50%। कुछ समझे कि नहीं समझे? तो ये हम 50% लेट आउट वाले का निकालेंगे। उसी के बगल में किसका निकालेंगे? सेल्फ ऑक्यूपाइड। कितना था ये? इसी के बगल में इसका भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। आई होप सो आप लोग समझ जाओगे। अब सवाल उठता है सर ये तो ठीक है सर, जीएवी कैसे निकालेंगे? तो जीएवी निकालने का बस आपको एक तरीका यूज करना होगा कि आपका मकान का जो हिस्सेदारी है वो कितना है। लेट आउट वाला साफ साफ कह रखा 50%, क्या कह रखा है? तो हमें जब जीएवी निकालना है तो जीएवी निकालते समय हमें सब चीजों का 50% करते चले जाना है। तो समझ में आया? सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे वर्किंग नोट अगर आप करोगे तो यहाँ पे पहले म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट देखते हो। तो मकान का म्युनिसिपल वैल्यू दिया है कि नहीं दिया है? मकान का म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है कितना? 45,000। ये पूरे मकान का है। हमें जानना है किसका है? आधे मकान का। तो आधे मकान का कितना हो जाएगा? इक्वल टू 45,000 डिवाइड बाई 2 या फिर 50% सीधे कर दो। कर सकते हैं? क्या फेयर रेंट दिया मकान का? मकान का फेयर रेंट क्वेश्चन में कहीं दिया है? नहीं दिया है। नहीं दिया है ना? इफ फेयर रेंट इज मिसिंग, कुछ नहीं है, दैट मीन्स नॉट एप्लीकेबल, वहां दिया नहीं है। नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। तो करेंगे क्या सर, बता सकते हैं? तो बताओ हायर कौन आएगा? यही आने वाला है। अब इसको स्टैंडर्ड रेंट से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट दिया है, ये भी नॉट अवेलेबल है। स्टैंडर्ड रेंट भी क्या है? नॉट अवेलेबल। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट कितना आएगा? एक्सपेक्टेड रेंट मतलब इन दोनों में से जो कम हो, तो घूम फिर के ये एक्सपेक्टेड रेंट आने वाला है। अब इसको कंपेयर करो एक्चुअल रेंट से, कितना रेंट ले रहे हो? सर रेंट ले रहे हैं 14,000 रुपीज हर महीना, लेकिन 4 महीना खाली रहा, तो कितना महीना उठा? तब भी ये ज्यादा ही है। एक्चुअल रेंट एक्सपेक्टेड रेंट से ज्यादा है, तो कुछ सोचना नहीं है। जीएवी कितना आएगा? जो दोनों में से अधिक हो। सही है, तो दोनों में से कौन अधिक है? मैक्स। सही है, दिस वन। तो जीएवी आपका आ गया
चलते हैं कैलकुलेट करते हैं। तो जीवी आपका आ गया कितना, 1,12,000। तो चलिए आपके लेट आउट प्रॉपर्टी की जीवी आई है 1,12,000, यहाँ पे लिख दिया। म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हैं, चलिए देखते हैं। म्युनिसिपल टैक्स के बारे में, हाँ नीचे दिया है, म्युनिसिपल टैक्स दिया है 16,000, पूरे मकान का म्युनिसिपल टैक्स। हमें जानना है आधे मकान का, तो म्युनिसिपल टैक्स का भी क्या करना होगा, आधा, 16,000 पूरे मकान का। हमें जानना है 50% का, यानी आधे मकान का, 8,000। अब एनएवी कितना आएगा, सही है, घटा दिया म्युनिसिपल टैक्स। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% मिलेगा सर, इसका कितना प्रतिशत, 30% लेस हो गया। अगला इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हाँ सर लोन लिया है, किसके लिए, रेनोवेशन के लिए 50,000, रेनोवेशन के लिए लिया था कितना, 50,000 रुपीज लिया था। अब 50,000 रुपीज पूरे मकान का है ब्याज, आधे मकान का कितना। लेट आउट पोर्शन में कोई लिमिट नहीं होती सर, सीधे आधा है 25,000 रुपए, सीधे 25,000 का डिडक्शन ले लो। तो 50,000 रुपए ब्याज दिया है, मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना परसेंट, 50%, 25,000। चलते हैं देखते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगी कितनी। इस 1,04,000 में से माइनस हो जाएगा इन दोनों का सम, सही है ना, ये दोनों माइनस होगा। तो 47,800। सवाल उठता है सर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की एनएवी क्या होगी, एनएवी सीधे सीधे नील होगा, ये भी नील, ये भी नील, सही है, स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नील। सिर्फ किसका डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना आएगा, ध्यान रहे 50,000 पूरे मकान का है, हमें 25% वैल्यू जाननी है। 50,000 का कितना, 12,500। तो जीरो में से जब माइनस करोगे, जीरो में से माइनस करोगे कितना, तो कितना आएगा, -12,500। अब सवाल उठता है सर जो प्रोफेशन के लिए यूज कर रहा है पोर्शन, उसका निकालना है क्या, उसका कैलकुलेट नहीं होगा। सो ये आ गया सर, हम लोग कहते हैं कि अकाउंटिंग में जो नेगेटिव होता है उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। करेंसी नहीं चाहिए, सो करेंसी हम लोग क्या कर लेते हैं, रिमूव, ऐसे लिखते हैं ना अकाउंटिंग में, ब्रैकेट में। सो दिस वन इज डन। ये कहाँ हो गया भैया डॉलर, इसका भी डॉलर हटा दे, अब सही। तो आगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इतनी, टैक्सेबल इनकम, ध्यान रहे आप ब्रैकेट लिखा है लेकिन यहां देखो फॉर्मूला दिख रहा है। अब बताइए आपके मकान की टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, आप इस पे नहीं ना टैक्स देंगे, टोटल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई बताइए। तो इसमें प्लस कर देंगे ये माइनस वाला, तो अपने आप घट जाएगा, आपकी वैल्यू कितनी आई, 35,300। यही आपके इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल है। तो टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितनी आई, 35,300। अब क्या कह रहे हैं, अब कहता है जरा सैलरी निकाल दो, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल, एचआरए फुल्ली टैक्सेबल होगा, क्यों, क्योंकि जिस जगह पे रहता है वो वहां पे उसका खुद का मकान है, तो एचआरए जो मिलेगा पूरा टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा टैक्सेबल, क्योंकि इसका डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, और वो काम करता है किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में, जो कि क्लियर नहीं है कि कहाँ की, गवर्नमेंट तो है नहीं। पी टैक्स कटता है उसका 24 है, ये तो आप लोग निकाल लेंगे, इन सबको जोड़ लीजिएगा, इसको घटा दीजिएगा, और एक स्टैंडर्ड एक्शन दे देगा 50,000 रुपए। तो खैर ये तो कोई बहुत बड़ी चीज, मेन हम लोग का जो कंसिडरेशन था वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था। सो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हम लोग ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया।
सो किसी को इसमें कोई दिक्कत इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में? ठीक है ना, यही बस होमवर्क दिया था, ये आप लोग कर देना चाहिए था, इतना कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, यू गॉट रेंट 10,000 फ्रॉम वैकेंट लैंड, खाली जमीन से तुमको ना 10,000 रुपए किराया मिल रहा है, अंडर विच हेड इट विल बी टैक्सेबल, किस हेड में वो टैक्सेबल होगा? बोलो, किस हेड में टैक्सेबल होगा? पांच हेड होते हैं सर, किसी एक हेड का नाम ले लो। पांच हेड भी नहीं याद आ रहा तो बता दे रहा हूँ, सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, पीजीबीपी होता है, कैपिटल गेन होता है, अदर सोर्स होता है। अब बताओ किस हेड में टैक्सेबल होगा ये? अदर सोर्स में टैक्सेबल है ये। यू हैव टेकन अ हाउस ऑन रेंट एंड सबलेट इट टू राहुल, एक घर तुमने किराए पे लिया, उसको फिर सबलेट कर दिया, उसको फिर किसी और को किराए पे उठा लिया। पहले तुमने किराए पे लिया, फिर उसे किराए पे उठा दिया, अंडर विच हेड विल बी सबलेटिंग इनकम इज टैक्सेबल। तुमने किराए का मकान लिया, फिर उसको फिर से किसी और को किराए पे उठा दिया, अब जो तुमको किराए से इनकम आ रही है वो बताओ कौन सी इनकम है, किस हेड में आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्यों? बिल्कुल सही, क्योंकि तीन शर्तें कंप्लीट होनी चाहिए थी, उसका खुद का मकान होना चाहिए था ना, मकान होना चाहिए पहला नंबर, दूसरा नंबर उस प्रॉपर्टी को आप बिजनेस प्रोफेशन के लिए यूज ना कर रहे हो, और तीसरा कंडीशन क्या होता है? तीसरा कंडीशन ये था कि मकान असेसी क्या होना चाहिए, उस मकान का ओनर होना चाहिए। तो यहाँ पे राहुल उस मकान का ओनर नहीं है, सॉरी, हम लोग ने लिया, हमने सबलेट किया राहुल को, तो हमने किराए पे लिया है ना, हमारा खुद का मकान नहीं ना है। तो अगर उसको फिर से किराए पे उठा के अगर इनकम कमा रहे हो तो अदर सोर्स की इनकम में आएगा। अगला क्वेश्चन, हाउ टू डिटरमाइन ग्रॉस एनुअल वैल्यू ऑफ द लेट आउट प्रॉपर्टी, लेट आउट प्रॉपर्टी की ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे निकाली जाती है? कंपैरिजन करेंगे, उसमें क्या देखेंगे, जो दोनों में से आएगा, फिर ठीक, सही। हाउ टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम लेट आउट प्रॉपर्टी, कैसे कैलकुलेट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी? ठीक है, पहले जीवी, फिर क्या लेस करते हैं उसमें? ठीक है, उसके बाद जो आता है उसको एनएवी कहते हैं, नेट एनुअल वैल्यू, उसके बाद 24A में किस चीज का डिडक्शन मिलता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। ये प्रॉब्लम जानते क्यों आ रहे हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे हो? क्योंकि लिख लिखते तुम लोग करते नहीं हो, अगर ये कंपटीशन करते और लिखते तो तुम लोग के मुंह पे होता। ठीक है, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा। एंड इनकम टैक्स आईटीआर जो फाइल करते हैं सब बकायदा आता है। ठीक, ठीक है ना। 24A में स्टैंडर्ड डिडक्शन, 24B में आपका क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल। नेक्स्ट, हाउ टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम अ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, और सिर्फ डिडक्शन किसका मिलेगा? इंटरेस्ट का, बिल्कुल सही। व्हाट इज प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या होता है? कल पढ़ा था, क्या बोल रहे हो? तक, बिल्कुल सही। लोन लेने से लेकर के बिल्डिंग बनने तक के समय को हम लोग क्या कहते हैं? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड कहते हैं। हाउ टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट? हाउ टू कैलकुलेट प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट? ध्यान रहे, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लोन लेने से लेकर के मकान बनने तक का जो समय होगा, जिस दिन भी लास्ट मकान बन के कंप्लीट हो, उसका पिछला 31 मार्च, उस समय का तक का इंटरेस्ट देखेंगे,
और फिर उसका हम डिडक्शन लेंगे कितने सालों में, 5 सालों में। पूरा डिडक्शन सेम ईयर में नहीं मिलता। यू हैव गॉट अ चेक ऑफ 24,000 एज एरिया रेंट, एरिया रेंट का पैसा है 24,000। हाउ विल बी ट्रीटेड एज इनकम टैक्स, ये इनकम टैक्स में कैसे टैक्सेबल करोगे? अगर एरिया रेंट मिला है तुम्हें 24,000 रुपए इस साल, तो इसमें कितना टैक्सेबल होगा? पूरा टैक्सेबल नहीं, 30% का डिडक्शन मिलता है, यानी 70% ही टैक्सेबल होगा। स्टेट द अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल 24, वो सबको पता है स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता है, 30% ऑफ एनएवी। बाकी ये लोन दे रखा है कि आपने लोन लिया 20 लाख का एक हाउस घर खरीदने के लिए 20 अप्रैल 2020 में, इंटरेस्ट पेबल 12%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अलाउेबल while calculating income from self-occupied property? Will your answer be different if loan was taken on 20th April 2010? Will your answer be different if loan was taken on 20th April 2020 and house is let out for tenant? पहला नंबर, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए अगर तुमने लोन लिया है तो ब्याज तो यहां देखो कितना आ रहा है, 12%, 20 लाख पे 2,40,000 आएगा। बट डिडक्शन कितने का क्लेम कर सकते हो? मैक्सिमम 2 लाख। 2 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं क्लेम कर सकते आप। फिर कहता है विल योर आंसर भी डिफरेंट, अगर 2010 में लोन लिया होता तब भी सेम होता। फिर कहता है मान लो वो जो लोन ले रहे हैं वो लेट आउट प्रॉपर्टी बनाने के लिए बना रहे थे, तो पूरे 2,40,000 का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते थे। सो ये हो गया, दिस इज द पीजीबीपी, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो आज के लिए इतना काफी है।